हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन के यहाँ तक कंटिन्यू किया था, तो आज हम करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ओके, ये जो सा मैकेनिज्म है इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेनली बात की गई है। Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. यानी कि मैमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस, ठीक है, अपनी यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं। इस प्रोसेस में हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो से दोनों हैं, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ये पानी और सॉल्ट्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, the flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current. हेनलेज लूप के दो लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब, एक डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब वो जिसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ फ्लो होता है, असेंडिंग वो जिसकी तरफ ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, ये इधर ही था। ये जो सी हम रेड कलर की हम ये देख रहे हैं, हाउ कैन वी एडिट दिस, लेट मी सी। तो ये जो हम देख रहे हैं येलो येलो, ये नहीं, ये वाली येलो जो सी हम देख रहे हैं, इससे कहूँगी मैं हेनलेज लूप। ठीक है, और ये जो सी हम रेड इन कलर देख रहे हैं, ये रेड वाली, इसे कहूँगी मैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, ये रेड वाली जो है ये है हमारी वासा रेक्टा और दूसरी है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के दो लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग वो जिसमें ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होता है, असेंडिंग वो जिसमें ऊपर की तरफ फ्लो होता है। इन दोनों लिम्ब्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये देखो लिखा है ना, द फ्लो ऑफ ब्लड टू द टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न. So the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as other counter current in them helps in maintaining. Okay. So yes, हमारे पास है the proximity. हाँ, the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity. तो ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि पास जैसे क्लोजनेस। ठीक है, तो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा एक दूसरे के करीब होते हैं। ये दोनों अपने काउंटर करंट की वजह से किडनी के इनर मेडुला में ओस्मोलैरिटी यानी कि सॉल्ट और या सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। यहाँ लिखा है ना, इंक्रीजिंग ओस्मोलैरिटी, ठीक है ना, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स यानी कि अपर का पार्ट में ओस्मोलैरिटी लो होती है, इनर मेडुला अंदर वाले नीचे के पार्ट में ओस्मोलैरिटी हाई होती है। ऊपर मैंने दिखाई थी ना आपको यार डायग्राम, आई हैव इट, लेट मी शो यू। यस, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ये आउटर रेड वाला जो सा पार्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में भी चेक करवाया था, आप एक बार जाकर दोबारा देख सकते हो। ये जो सा कॉर्टेक्स है ये वाला, ठीक है ना, तो ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ये ट्रायंगुलर शेप्ड आप देख रहे हो, इसे हम कहेंगे इनर मेडुला। ठीक है, ये हमारा मेडुला है। आगे चलें, आगे लिखा है हाँ, कॉर्टेक्स में ओस्मोलैरिटी लो होती है कितनी, 300 एम ओस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 एम ओस्मोल in the inner medulla. The gradient is mainly caused by NaCl and urea. ओस्मोलैरिटी का ये ग्रेडियंट बनाने में NaCl, सॉल्ट और यूरिया का सबसे बड़ा रोल होता है। ये लाइन हमें नीट 2024 में पूछी जा चुकी है। ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली caused by NaCl and urea. ठीक है, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Henle's loop का ascending limb से NaCl यानी कि salt इंटरस्टिशियम में जाता है, जो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है। यार सिंपल है, जो हेनलेज लूप के असेंडिंग से जाएगा वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग से जाएगा, जो हेनले की डिसेंडिंग से जाएगा वो वासा रेक्टा की असेंडिंग से आएगा। ओके, आगे NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब के ब्लड से NaCl इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है, जिससे ग्रेडियंट मेंटेन होता है। यार कोई भी अगर आपको, जैसे नीट का हम एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दोगे नीट का, तो उसमें अगर पूछा जाए कि NaCl
ठीक है, NaCl नहीं सॉरी, वासा रेक्टा और हेनलेज लूप, इन दोनों के बीच में काउंटर करंट क्या है? तो एक चीज़ होगी कि जो असेंडिंग से जाएगा वो हेनले जो सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज नहीं हो गई मतलब लिप मेरी ट्विस्ट हो गई, टंग ट्विस्टर नहीं कहते, वो हो रहा है इसमें। जो हेनलेज लूप की असेंडिंग से जाएगा वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग से आएगा, जो हेनलेज लूप के डिसेंडिंग से जाएगा वो वासा रेक्टा की असेंडिंग से आएगा, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यूरिया हेनलेज लूप के थिन असेंडिंग लिम्ब में चली जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब का, इस वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, ज़्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप जाकर पिछले वीडियो ज़रूर चेक करें। यूरिया हेनलेज लूप के थिन असेंडिंग लिम्ब, एक होता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऊपर वाला पोर्शन, थिन असेंडिंग लिम्ब नीचे वाला पोर्शन में चली जाती है। क्या? यूरिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये नीट में मेरी बुक में लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, ये जो यूरिया मैंने किया ना हाईलाइट, ये नीट में पूछा जा चुका है। थिन सेगमेंट ये भी पूछा जा चुका है ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, the above described transport of substances facilitated, okay। तो मतलब फिर यूरिया कलेक्टिंग ट्यूबल से इंटरस्टिशियम में वापस आ जाती है, जो मेडुला के हाइओस्मोलैरिटी को बनाए रखता है, जो मेडुला के हाइओस्मोलैरिटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो the above described ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि हेनलेज लूप और वासा रेक्टा का यूनिक अरेंजमेंट की वजह से ये सब्सटेंसेस का ट्रांसफर पॉसिबल होता है। इस प्रोसेस को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलर इंटरस्टिशियम। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन काम मेडुला में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना, इससे यूरिन कंसंट्रेट होता है और बॉडी पार्ट्स और सॉल्ट सेव कर पाती हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट बनता है जो नेफ्रॉन के अंदर जाता है। ये नेफ्रॉन शुरू हो गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये नेफ्रॉन वगैरह शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद हेनलेज लूप, यार ये हेनलेज लूप है ब्लू रेड वगैरह कलर का, तो इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, पानी निकलता है और फिल्ट्रेट ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। पानी निकलता है, देखो एरो किधर को जा रहा है, बाहर को पानी निकल रहा है, ठीक है, और फिल्ट्रेट ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब NaCl सॉल्ट निकलता है, लेकिन ये सेगमेंट पानी के लिए इम्परमिएबल होता है। कितने सारे NaCl निकल रहे हैं ना। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा की अगर हम बात करें तो एक ब्लड वेसल सिस्टम होता है जो हेनलेज लूप के आसपास है, समझो, ठीक है। इसका ब्लड फ्लो काउंटर करंट पैटर्न फॉलो करता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट की, ये 300 mO/mol, ठीक है। फिल्ट्रेट 300 mO/mol पर लीटर कंसनट्रेशन के साथ बोमेंस कैप्सूल से एंटर करता है। ये देखो, ये जो सी आपको इमेजिनरी सी लाइन दिख रही है, इमेजिनरी जो सी डॉटेड सी लाइन दिख रही है, ये 300 mO/mol ऊपर तक मतलब एंटर कर रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, यहाँ से पानी इंटरस्टिशियम में निकलता है, ठीक है। 600 osmol, 900 osmol, 1200 osmol, NaCl अंदर ही रहता है, जिस वजह से ओस्मोलैरिटी नीचे जाने पर बढ़कर 1200 हो जाती है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ से NaCl इंटरस्टिशियम में निकलता है, लेकिन पानी नहीं निकलता, इम्परमिएबल टू वाटर। दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ से NaCl, क्या बोला था मैंने, इंटरस्टिशियम में निकलता है, यहाँ से NaCl सॉल्ट इंटरस्टिशियम में निकलता है, लेकिन पानी नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट NaCl निकलता है, बट नॉट वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर होता है यार में इंटरस्टिशियम। इसका फिल्टरेट की ओस्मोलैरिटी कम होके 100 तक पहुंच जाती है, ठीक है, 100 mO/mol तक हो जाती है जब वो कॉर्टेक्स के पास पहुंचता है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये डायग्राम ध्यान रखनी है, इसके जो सी लेबलिंग्स है ये ध्यान रखने हैं बस, और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये मैंने एक्चुअली अपने जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसमें बताया गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ अच्छे से। वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ब्लड में NaCl अंदर जाता है और पानी निकलता है, इस वजह से ब्लड का ओस्मोलैरिटी नीचे जाने पर हाई हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ब्लड से NaCl बाहर निकलता है और पानी वापस अंदर जाता है, जिससे मेडुला की ओस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो सीधी सी लाइन दिख रही है मैं, आउटर मेडुला, इंडर मेडुला, कॉर्टेक्स वगैरह वाली, यहाँ से यूरिया इंटरस्टिशियम में जाता है और मेडुला के हाई ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो सा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ऊपर वाला, ओस्मोलैरिटी लो होती है, यानी कि 300 mO/mol पर लीटर होती है,
मेडुला नीचे वाला पार्ट, ये देखो इनर मेडुला आउटर मेडुला, ओस्मोलैरिटी हाई होती है 1200 mmol पर लीटर। ऑब्वियसली यार देखो जो नीचे ज़्यादा होगा वहाँ पे सांस लेनी कम होगी। पानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी लें तो हम जब बिल्कुल नीचे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी सताने लगती है, तभी लोग इतना नीचे डीप नहीं जा पाते। अगर कोई द्वारका गया हो गुजरात में तो वहाँ पे आप देखोगे द्वारका नगरी डूबी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जब पिछली बार आई थिंक 2024 में ही गए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। 300 mmol वही हमारे किडनीज के नेफ्रॉन में होता है। जो कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर ऊपर वाला, यार हमारी किडनी तो अंदर ही है ना, सिंपल है, हमारी किडनी तो अंदर ही है। मेडुला नीचे, ओस्मोलैरिटी हाई। सॉल्ट की कंसंट्रेशन यार आपको देखनी है, ये नहीं देखना कि ऑक्सीजन ऊपर नीचे, आपने सॉल्ट देखना है सबसे ज़्यादा। हमें मतलब कि सॉल्ट जो है ओस्मोलैरिटी लो ऊपर यानी कि कॉर्टेक्स वाली रीजन में होती है, ठीक है। जो सॉल्ट है वो ऊपर लो होता है, मेडुला में ज़्यादा होती है। तो मतलब इस डायग्राम का मेन आइडिया है काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना, ठीक है, जिसमें हेनलेज लूप और वासा रेक्टा का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इससे किडनी एफिशिएंटली पानी और सॉल्ट्स को रेगुलेट करती है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है, ठीक है। और ज़्यादा इसका कोई भी इतना काम नहीं है, ओके। Regulation of kidney function. The functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JJA to a certain extent. The heart. किडनी के काम को हार्मोनल फीडबैक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये सिस्टम्स हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन का पार्ट, ठीक है, JJA जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस और हार्ट के सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हार्ट, ठीक है, मतलब कि हार्ट के सिग्नल्स पर थोड़ा बहुत डिपेंड करती है किडनी की फंक्शनिंग, ठीक है। Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। बॉडी में ओस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी के फ्लूइड्स और आयंस की कंसंट्रेशन को चेंज के, यार क्या बोल रही हूँ मैं और आयंस की कंसंट्रेशन के चेंज को, ठीक है, आयंस की कंसंट्रेशन के चेंज को सेंस करते हैं। क्या? कौन? ओस्मोरिसेप्टर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ना जस्ट वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मैं मतलब पूरा सेंटेंस नहीं कर रही। मेरी अगर आप लोग बुक्स भी देखोगे ना, मेरे जो सी पढ़ी हैं घर पर, उसमें सिर्फ वर्ड्स हाईलाइटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं हाईलाइटेड। पूरा सेंटेंस मैं कभी हाईलाइट ना ही करती हूँ, ना ही कभी आपको कहती हूँ हाईलाइट करने को। मैं जस्ट एक वर्ड हाईलाइट करती हूँ और करवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। ओके, अगर बॉडी से ज़्यादा पानी लूज हो जाता है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? ओस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अगर बॉडी से ज़्यादा पानी लूज हो जाए तो ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से ADH रिलीज करवाता है। ये अब इंपॉर्टेंट आ गया, ध्यान से सुनना। मैं अब इंग्लिश में नहीं, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ूंगी, उसके बाद सारा मैं आपको अच्छे से अपनी हिंदी वाली भाषा में समझाऊंगी, ठीक है। हमारी मात्र नहीं, क्या कहते हैं उसे, जगत की भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है, जो हर कोई समझ पाए, सीख पाए। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। बहुत ज़्यादा अगर पानी का लॉस हो जाता है, अगर पानी हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उसमें रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से ADH रिलीज करवाता है। ADH facilitates water reabsorption from the latter parts of the tubule, thereby preventing diuresis. ADH किडनी के ट्यूब्यूल्स के लास्ट पार्ट से पानी को वापस ब्लड में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का एंटी, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। ये भी अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे अंदर पानी की प्यास लगी है, मेरा ब्रेन कह रहा है कि पी भाई पानी, ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो इस पैराग्राफ में यार वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ADH जो है वो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। देखो ADH जो है वो BP इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, GFR इंक्रीज होगा, ठीक है। ANF होगा, अभी आगे आएगा ANF। तो अगर वो होगा तो वेजोडाइलेशन होगा और BP डिक्रीज होगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन यानी कि वेसल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो BP हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द JGA प्लेज अ रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन GFR to release renin which convert angiotensinogen to blood to angiotensin 1। ओके, तो जो JGA है वो एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है किडनीज में, ठीक है, किडनीज के रेगुलेशन में। अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स द JG सेल्स रिलीज रेनिन। अगर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या GFR कम हो जाए तो JG सेल्स रेनिन नाम के एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं,
मतलब जे सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं रेनिन को। एक होता है RENIN रेनिन और एक होता है RENNIN, वो होता है बच्चों में, ये होता है हर एक इंसान में, ठीक है। रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। जो रेनिन है वो एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय द GFR। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रिस्टोर करता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। तो एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल ग्लैंड को कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। एल्डोस्टेरॉन causes एक सेकेंड Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubule. Aldosterone किडनीज के distal part से सोडियम और पानी को वापस ब्लड में absorb करवाता है, ठीक है। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इस प्रोसेस की वजह से ब्लड प्रेशर और GFR दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम नॉर्मली कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। यानी कि कुछ इंक्रीज हो रहा है तो वहीं कुछ डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause release of ANF, entry natriuretic factor। वही मैंने जो ऊपर बताया आपको कि ANF वेजोडाइलेशन, BP डिक्रीज, ठीक है। अगर हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए तो ANF यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है। ANF कैन कॉज वेजोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, ANF जो है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन, और ब्लड प्रेशर कम करता है। वो यहाँ बोला ऊपर ANF जो है वो वेजोडाइलेशन करेगा, BP डिक्रीज होगा। ANF मैकेनिज्म therefore acts as a check on renin angiotensin mechanism। renin angiotensin mechanism जो है वो चल रहा है, अब ANF जो है वो उस इफेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अभी तक ये जो हमने पूरा सेक्शन किया वो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन और मैकेनिज्म के बारे में है, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, मैं हर लेक्चर में एक ही बात बोलती हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, मैं आपको कमेंट करूँगी विद इन अ डे और 2। ओके, आगे चलते हैं मिक्सचरेशन में। मिक्सचरेशन आई थिंक लास्ट है, नहीं उसके बाद डिसऑर्डर्स वगैरह पढ़े, बस खत्म होने वाला चैप्टर, आज यार खत्म करके ही जाएंगे, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को कंटिन्यू किए को। मिक्सचरेशन यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड। ओके, मिक्सचरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे यूरिन रिलीज होता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म यार इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप आता है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ब्लैडर फिल होता है उसके वॉल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी कि ब्रेन को। CNS ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और यूरेथ्रल स्पिंक्टर को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है, ठीक है। I'm repeating, नेफ्रॉन से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, नेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है ना, तो नेफ्रॉन से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। जब ब्लैडर फिल होता है उसके वॉल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं CNS यानी कि ब्रेन को, ठीक है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, लेट मी ड्रॉ इट वंस फॉर यू ऑल। तो ये हमारा है ब्लैडर। यार इतना यही प्रॉब्लम है प्रीमियम वाले में कि ना ये समझता नहीं है हमारे मन की बातें। ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके ना वॉल्स पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो उनसे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है। जब ब्लैडर फिल होता है तो ये जो ब्लैडर है ये वाला, ये जो उनसे ब्लैडर हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके वॉल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं CNS यानी कि ब्रेन को। CNS ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, इस ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। ये जैसे गोला सा आप देख रहे हो ना, जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला गोला, ठीक है, इसे रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। इस सिग्नल के बाद यूरिन रिलीज होता है। स्फिंक्टर किस सिग्नल के बाद, ये तुमसे मैंने बोला, CNS ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। इस सिग्नल के बाद यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। आगे दिया है
कि ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 ओके, एक एडल्ट ह्यूमन, एक इंसान 1 से 1.5 लीटर यूरिन दिन में एक्सक्रीट करता है जो स्लाइटली एसिडिक, यानी कि pH इक्वल टू 6 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भाइयों बहनों। An adult human excretes on an average the urine formed is light yellow colored watery fluid which is slightly acidic with pH 6 and has characteristic odor। गंदी सी स्मेल होती है। बैक्टीरिया जब इन्वेड करते हैं, मैं बाद में बताती हूँ, रुको। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। इसी में आएगी वो लाइन, एंड में बताऊंगी इस टॉपिक के। तो यूरिन एनालिसिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और किडनी मालफंक्शनिंग को डायग्नोज करने में मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज, कीटोनूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। कीटोन बॉडीज यानी कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ का होता है, ये डायबिटीज मेलिटस। ये आया हुआ है नीट 2024 में क्वेश्चन, एंड हमने जो उनसे कोचिंग में किए थे वो उन सब में आया हुआ है। ओके, आगे हम करते हैं बात। हाँ, मैं उस चीज़ पर मैं बता रही थी कि जब हम बाथरूम, कई बार आपने नोट किया होगा रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, क्योंकि हम अगर एक शहर से दूसरे पे जा रहे होते तो हम फ्लाइट पे तो ट्रेवल नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। या तो हम बस यूज़ करते हैं या हम ट्रेन यूज़ करते हैं। तो हमने नोट किया होगा कि जब हम इनके वॉशरूम्स में जाते हैं इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वहाँ के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें फ्लश करना नहीं आता यार। अभी कुछ ऐसे के घरों के भी होते हैं, मैं हर घर को बुरा नहीं कहती, ठीक है, मैं कभी किसी घर को बुरा नहीं कहती, बस ये है कि लोग फ्लश करना भूल जाते हैं या पानी नहीं होता, सीवरेज की प्रॉब्लम होती है वॉशरूम्स में। हम कहते हैं कई बार, है ना, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं करूँगा वॉशरूम, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उनसे यूरिन होता है हमारा, हम फ्लश नहीं करते तो बैक्टीरियाज इन्वेड कर जाते हैं यूरिन पर, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी ऑर्डर आती है, गंदी स्मेल आती है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर आती है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, फटाफट खत्म करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। किडनीज के अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जैसे लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 200 ml पर मिनट, ठीक है, और वाटर वेपर एक्सक्रीट करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अभी तक आया होगा, बट 2025 में पूछ सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो हाल हुआ है नीट वाले बच्चों का, 25 में पूछना लाजमी है। लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है, सबसे बड़ा। बाइल से बिलवर्डिन और डिटॉक्सिफाइड सब्सटेंसेस एलिमिनेट करता है लिवर। स्वेट ग्लैंड्स की बात करें अगर हम, तो स्वेट ग्लैंड स्वेट के जरिए NaCl, सॉल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सक्रीट करता है। सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो सीबम के जरिए लिपिड्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस निकालता है, ठीक है। बस यही मेन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट टॉपिक ये रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर चैप्टर में पूछा जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहला आता है डायलिसिस। जब किडनीज फेल करती हैं तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, आपको पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़े तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। माल फंक्शनिंग यानी कि जब किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं करती तो ब्लड में यूरिया कलेक्ट होने लगता है, इससे यूरेमिया कहते हैं, जो एक सीरियस कंडीशन है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो अगर किडनीज फेल हो जाएं तो ब्लड को क्लीन करने के लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज़ होता है जिसका नाम हीमोडायलिसिस है, ठीक है। हीमोडायलिसिस कहाँ गया? During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery. Okay, तो इस प्रोसेस में एक आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल से ब्लड निकलकर एक स्पेशल मशीन में भेजा जाता है। स्पेशल मशीन ही मैं बोलूँगी, ठीक है। कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिंग यूनिट मैं एक स्पेशल मशीन ही बोलूँगी, में भेजा जाता है। इस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। Dialysing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous wastes। यानी कि मशीन में, डायलिसिंग यूनिट में एक कॉइल्ड ट्यूब होती है जो सेलोफेन से बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, सेलोफेन। ये गलत बोला? हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, सही है। मशीन में एक कॉइल्ड ट्यूब होती है जो सेलोफेन से बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ की डायलिसिंग यूनिट बनी होती है? सेलोफेन, ठीक है। इस ट्यूब के आसपास एक फ्लूइड होता है जो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, पर नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेलोफेन मेम्ब्रेन में छोटी पोर्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के ग्रेडियंट के बेसिस पर अलाउ करती हैं, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं।
As nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out thereby clearing the blood. Dialysing fluid में nitrogenous waste नहीं होते, इसलिए blood के waste easily fluid में pass हो जाते हैं. इस process से blood clean हो जाता है. ठीक है. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. ये बहुत important है, antiheparin to it. एक ये और एक ऊपर cellophane membrane, बहुत ज़्यादा important है. क्या मतलब है? डायलिसिस क्या बोल रही हूँ यार मैं. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. क्लीन्ड ब्लड को एक वेन के थ्रू वापस बॉडी में भेजा जाता है. एंटीहेपेरिन ऐड करना ज़रूरी है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसलिए हम एंटीहेपेरिन ऐड करते हैं. दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये मेथड बहुत अच्छा माना गया है. डायलिसिस किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग टेक्निक है. ठीक है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स. अगर डायलिसिस काफ़ी ना हो तो किडनी ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है एक्यूट रीनल फेलियर्स के लिए. अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर प्रेफरेबली. ओके, ये जो ट्रांसप्लांट है उसके लिए एक हेल्दी डोनर की ज़रूरत होती है. इट कुड बी अ क्लोज रिलेटिव, बट हाँ, क्लोज रिलेटिव्स को ही प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर, ताकि इम्यून सिस्टम किडनी को रिजेक्ट ना करे. क्लोज रिलेटिव. ठीक है. अगर हम कोई दुश्मन को बोल देंगे तो दुश्मन तो पूरा ही सड़ा हुआ है भाई हमसे, तो वो कहाँ से हमारी हेल्प कर देगा. ठीक है. मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक. तो जो नए मेडिकल एडवांसमेंट्स ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया है. रीनल कैलिक्यूलाई, तो स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, पत्थरी है जैसे हम कहते हैं, सिंपल पत्थरी. किडनी में स्टोन या क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स का मास फॉर्म होता है जिसे रीनल कैलिक्यूलाई कहते हैं. ये ज़्यादा चावल खाने से, जितना मैं जानती हूँ, ज़्यादा चावल खाने से, ज़्यादा मिर्ची खाने से, इन सब चीज़ों से होता है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी की ग्लोमेरुलाई फिल्टरिंग यूनिट जो ऊपर हमने दिखाई थी वो गुलगुले से एफरेंट एट्रियोल्स का इन्फ्लेमेशन होता है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं. ठीक है. आगे समरी है. समरी में अगर आपको कुछ ना समझ आए, समरी नहीं मतलब पूरे चैप्टर में से कुछ भी अगर ना समझ आए तो यार प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो. क्योंकि यार देखो, मुझे ना नई नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. अगर आप कुछ नया बताओगे मैं नया सीखूंगी और आगे जो उनसे भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगी उसमें मैं थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँगी. ठीक है. सो हैव अ गुड डे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय.